जोहार फ्रेंड्स। मैं प्रेम कुमार मंडल आप सभी का स्वागत करता हूं स्टडी फॉर गोल्स में। दोस्तों, मैंने जेपीएससी मेंस में इतिहास के पेपर से रिलेटेड जितने सारे चैप्टर्स थे उनको कंप्लीट करने का कोशिश कर रहा था। अभी तक मैं आपको 11 क्लासेस दे चुका हूं। इन 11 क्लासेस में हमने कई सारे चैप्टर्स को पढ़ा। उसमें देखा कि यूरोपीय कंपनियां हमारे देश में आकर किस तरीके से अपने आप को इस्टेब्लिश करने का कोशिश करता है, और इस बीच में क्या होता है, हमारे देश के कई सारे लोग जो होते हैं और यहाँ के जनता हैं, यहाँ का राजा हैं, वो उन सभी ने मिलके अपना क्षेत्र को बचाने के लिए किस तरीके से संघर्ष करते हैं। और आते आते हम लोगों ने देखा कि 1857 आ चुका था, और इस 1857 की क्रांति के बारे में हम लोगों ने बहुत कुछ जानकारी हासिल कर ली है। सबसे पहले हम लोगों ने देखा कि आखिर ये 1857 की क्रांति होने के पीछे के कारण क्या क्या थे, ठीक है। फिर हमने देखा कि इन कारणों में उसको हमने दो भागों में बांट के रखा था। फिर हमने देखा कि जो 1857 की क्रांति है उसमें हमारे देश के किन लोगों ने भाग लिया, और उसमें हमने देखा कि सैनिक लोग जो थे उनका प्रमुखता इसमें रही थी। और साथ ही इन लोगों ने क्या किया था, यहाँ के शासकों को भी अपने साथ ले आया था। ये हम लोग देख चुके हैं। फिर हम लोगों ने इस एकदम शुरू में देखा था कि इसका स्वरूप आखिर क्या था। क्या ये पूरा राष्ट्रवादी आंदोलन था, या फिर केवल सैनिक विद्रोह था, या फिर क्या कहते हैं, छोटे छोटे क्षेत्रों में एक जन आंदोलन के रूप में काम किया था। इन सभी चीज़ों को हमने देखा। तो अभी अंततः हम लोग इसके लास्ट टॉपिक में जाएंगे। उसमें हम लोग देखेंगे कि इनके असफल होने के क्या कारण रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं, और इसमें हम लोग पढ़ेंगे 1857 की क्रांति के असफलता के कारणों को। दोस्तों, मैं आपको स्टडी फॉर गोल्स के बारे में कुछ जानकारी देना चाहता हूं। फिलहाल तो आप अगर यूट्यूब और टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़े हुए हैं तो इन नंबरों पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं और ढेर सारी जानकारियां आप हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, अभी अभी आपको पता है कि कुछ ही दिन पहले जो है असिस्टेंट क्लर्क और उसमें हाई कोर्ट और सिविल कोर्ट दोनों का ही वैकेंसीज आई हुई थी। तो इसमें हमने क्या किया है, देखिए हम लोगों ने क्या किया है, स्टडी फॉर गोल्स टीम ने क्या किया है, यहाँ पर उसके लिए बाइलिंगुअल फॉर्म में, ठीक है, बाइलिंगुअल हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही अवेलेबल है 25 मॉक टेस्ट। किसी भी एग्जाम का प्रिपरेशन के लिए मॉक टेस्ट बहुत जरूरी होता है दोस्तों, और यहाँ पर आपको स्टडी फॉर गोल्स ने 25 मॉक टेस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बना के दिया है। तो आप यहाँ पर जा सकते हैं इसके ऐप में, स्टडी फॉर गोल्स ऐप में, और इस कोर्स को आप खरीद लीजिए। और इसका दाम देखिए बहुत ही कम है, बहुत ही मिनिमम प्राइस में आपको मिल जाएंगे, ठीक है। और साथ ही साथ आपको इनके जो प्रीवियस ईयर्स एग्जाम्स हुए थे 2001 में, 2007 में, 2013 में, 2016 में, उन सभी का प्रीवियस ईयर्स पेपर भी इसमें सम्मिलित है। तो आपकी तैयारी पुख्ता हो जाए, इसके लिए इस टेस्ट को बनाया गया है। ठीक है, आइए अब हम लोग चलते हैं 1857 के विद्रोह के असफलता के कारणों को पढ़ते हैं। दोस्तों, हम लोग जानते हैं कि हमारे देश में आज भी कई सारे वर्ग, जो समाज है वो कई सारे वर्गों में विभाजित है। तो उस समय भी कुछ वर्ग थे जो, जैसे जमींदार हो गया, व शिक्षित लोग हो गए, उन लोगों ने साथ नहीं दिया था। तो इन लोगों का साथ नहीं आने का कारण क्या थे? सबसे पहले तो देखिए जमींदार के ऊपर बहुत सारे आरोप लगाए जाते हैं, है ना, कि उन लोगों ने जनता का साथ नहीं दिया, उन सैनिकों का साथ नहीं दिया जिन लोगों ने 1857 की क्रांति में भाग लिया था। देखिए, जमींदार बहुत सारे ऐसे थे जिन लोगों ने भाग लिया था। जैसे आपने वीर कुंवर सिंह जी का नाम सुना था, है ना, वीर कुंवर सिंह। तो वीर कुंवर सिंह जो थे वो क्या थे, एक जमींदार ही थे, तो है ना, जमींदार ही थे जिन्होंने 1857 की क्रांति में भाग लिया। लेकिन अन्य बहुत सारे ऐसे जमींदार थे जिन लोगों को अंग्रेजों के साथ रहने में फायदा था। वो फायदा किस तरीके से था, देखिए, इधर था किसान, ठीक है,
और बीच में था आपका जमींदार, और फिर इससे जो जुड़े हुए थे वो थे अंग्रेज, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग। तो अंग्रेज लोग क्या था, इन लोगों को ये छूट दे रखा था कि आप किसान के साथ जितना भी वसूलना चाहें आप अपने हिसाब से वसूलिए, लेकिन हमारे पास इतना धन आ जाना चाहिए, ये इनका कहना था। तो यहाँ पर इन लोगों को हो जाता था फायदा, और ये लोग क्या करता था, किसान के साथ जो है मनमाने ढंग से तरह तरह की चीज़ें जो है, यानी कि मान लीजिए कि 10 किलोग्राम अनाज लेना है लगान के रूप में, तो वो क्या करते थे, वो उसके साथ जो है 15 किलो अनाज ले लिया, ठीक है। और वो 5 किलो का हिसाब किताब जो है, मैंने क्या बोला कि 10 केजी अगर लेना है तो उसने क्या किया, 15 केजी ले लिया। और इस 15 केजी में ये क्या करता था, ये जो 5 केजी एक्स्ट्रा लिया है वो अपने पास रख लेता था, तो जमींदारों को ये फ़ायदा हो जाता था। उसके बाद जमींदारों को क्या होता था, अंग्रेजों का जो एक सहानुभूति मिलता था, और फिर क्या उसके रक्षा के लिए भी सैनिक मिलते थे। तो इन सब कारणों से क्या हुआ, बहुत सारे जमींदार जो हैं वो 1857 की क्रांति में भाग नहीं लिए, ठीक है। ये हो गया जमींदार की कहानी। अब आगे आते हैं हम लोग शिक्षित लोगों के बारे में थोड़ा देखते हैं। मैंने यहाँ लिखा ना कि शिक्षित लोगों का साथ न मिलना भी एक महत्वपूर्ण कारणों में से था। तो देखिए, शिक्षित लोगों का क्या कहना था, शिक्षित लोगों का कहना था कि हमारा देश जो है वो अब भी प्राचीन रीतियों में जीता है, जो हमारे रीति रिवाज है वो काफ़ी प्राचीन है, और इसके जरिए हम लोग आगे विकसित देश में बदल नहीं सकते हैं। अगर हम लोग उसी विचारधारा में जिएंगे तो हम लोग विकसित नहीं हो सकते हैं। और विकसित करने का जो काम कर रहा है वो कौन कर रहा है, वो अंग्रेज कर रहा है। कैसे, तो अंग्रेज हमारे देश में तरह तरह का औद्योगिकीकरण कर रहा है, पहला चीज़। फिर उन्होंने क्या किया, शिक्षा व्यवस्था में औद्योगिकरण, ठीक है। फिर उन्होंने क्या किया, शिक्षा व्यवस्था में भी कई सारे सुधार किए हैं, जो हमारे देश में पुराना पद्धति, शिक्षा पद्धति चले आ रहा था। उसके बाद फिर इन लोगों ने बहुत सारे अन्य काम भी किए थे। तो यहाँ पर शिक्षित लोगों को लगा कि ये जो आंदोलन कर रहे हैं वो उन लोगों ने किया है जो इन सब चीज़ों को नहीं चाहते हैं, वो विकसित होना नहीं चाहते हैं, वो नहीं चाहते कि हमारे देश में औद्योगिकीकरण हो, वो नहीं चाहते कि हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था में बदलाव हो। ओके, और शिक्षित लोगों का ये सारे विचार था कि हमें अगर आगे बढ़ना है तो इन रीति रिवाजों को छोड़ना पड़ेगा, हमें यूरोपीय देशों के साथ जाना पड़ेगा। ओके, तो ये पहला कारण जो मैंने लिख रखा था उसका पूरा पूरा मैंने एक्सप्लेनेशन दे दिया। दूसरा कारण देखिए क्या लिखा हुआ है कि विद्रोहियों का सांगठनिक आधार मजबूत नहीं था, यानी कि उनका जो संगठन था ना वो मजबूत नहीं था, वो टूटा टूटा हुआ पार्ट में था। भले ही कुछ महत्वपूर्ण नेता आपस में मिले, परंतु किसी ठोस योजना पर अमल नहीं कर सके। आपने देखा ना कि पूरे भारत में जो है आंदोलन का जो प्रभाव था, अलग अलग क्षेत्रों में बिल्कुल अलग अलग टाइम में शुरू हुआ, ये ना बिल्कुल अलग अलग टाइम में शुरू हुआ था। हमने देखा था कि पहले आपका बंगाल में अगर आप चले जाएं, है ना, तो यहाँ बैरकपुर की छावनी में एक छोटा सा आंदोलन हुआ, फिर आपका मेरठ में आंदोलन हुआ, उसके बाद यहाँ से उठ के वो दिल्ली चले गए तो वहाँ पर फिर आंदोलन शुरू हो गया। उसके बाद इन लोगों से इन्फ्लुएंस हो गए, मुगल सम्राट को जब सम्राट घोषित कर दिया गया पूरे देश का, तो फिर इसमें राजस्थान के लोग आ गए, फिर आपका गुजरात के लोग आ गए, उसके बाद महाराष्ट्र के लोग आ गए। लेकिन क्या हुआ, एक एक करके आए, ये एक ही बार में किसी भी तरीके का शुरुआत, किसी भी तरीके का योजनाओं को उसने लागू नहीं कर पाया, राइट। तो इससे क्या हो गया ना, इनका जो शक्ति था वो तितर बितर हो गया, या फिर वो एकजुट नहीं हो पाया। जब एकजुट नहीं हो पाएगा तो क्या होगा, वो असफल हो जाएगा, ठीक है। तो यही चीज़ इसमें यहाँ पर लिखा हुआ है कि असफल होने का एक और कारण है कि ये विद्रोही लोग जो है संगठित नहीं थे, उनकी योजनाओं में कुछ एक रूपता नहीं दिखती थी, ठीक है।
ठीक है, ये 2 कारण मैंने आपको बता दिया। फिर नेक्स्ट जाते हैं, नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है देखिए। थर्ड कारण अगर हम लोग पढ़ें तो उसमें लिखा हुआ है सैनिकों ने भी संपूर्णता में विद्रोह नहीं किया। संपूर्णता में विद्रोह नहीं किया, उसमें बहुत सारे ऐसे सैनिक थे जिन लोगों ने भाग नहीं लिया। आपको पता है कि बंगाल के सारे सैनिक जो बंगाल के थे उन लोगों ने भाग तो लिया, लेकिन आप अगर पंजाब चले जाएं तो पंजाब के सैनिक पूरे पूरे आए नहीं सामने। ठीक है, अगर आप इधर गुजरात चले जाएं या राजस्थान चले जाएं तो वहाँ पर भी सभी सैनिक जो हैं वो विद्रोही नहीं बने। और आपको पता है कि साउथ इंडिया में तो इसका प्रभाव था ही नहीं, साउथ इंडिया में बिल्कुल इसका प्रभाव नहीं था। तो इस तरीके से हम लोग क्या देख रहे हैं कि छिटपुट जगहों से सैनिक उठ के आए और उन लोगों ने आंदोलन करने का कोशिश किया। तो संपूर्ण विद्रोह उसके साथ सैनिकों ने किया नहीं। दूसरी बात, जैसे यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, यदि बंगाल के सैनिक विद्रोही थे तो पंजाब और गोरखा व मद्रास के सैनिक विद्रोह का दमन कर रहे थे, उल्टा कर रहे थे। पंजाब के जो सैनिक थे, जो विद्रोही थे, उन्हीं का दमन कर रहे थे। गोरखा लोग भी 1857 की क्रांति का विद्रोह का दमन करने में बहुत बड़ा हाथ गोरखा सैनिकों का भी है। और मद्रास में हमने देखा था कि वहाँ पर भी सैनिक जो है वो विद्रोहियों को दबा रहे थे, राइट। फिर इसके फोर्थ कारण को हम लोग पढ़ते हैं। फोर्थ कारण क्या है? अंग्रेजों के अनुसार विद्रोहियों की हार का सबसे बड़ा कारण उनमें योग्य नेतृत्व का ना होना था। आपको पता है इसके नेतृत्वकर्ता जो बनाया गया था, किसको बनाया गया था? बहादुर शाह द्वितीय को बनाया गया था, है ना। बहादुर शाह जफर भी बोल सकते हैं इसको, बहादुर शाह द्वितीय को बनाया गया था। और ये कौन थे? मुगल सम्राट थे। लेकिन कहने को ये सम्राट थे, इनका कोई आधिपत्य पूरे भारत में था नहीं, ठीक है। लेकिन चूंकि इतने सालों से, इतने वर्षों से मुगल साम्राज्य भारत में कायम था, अतः सैनिकों ने क्या किया था, इसको एक आधार बनाया था कि इसके जरिए जो है ना पूरा भारत एकजुट हो सकता है। तो ये एक तो 80 साल के बूढ़े थे, तो इनका नेतृत्व क्षमता जो है बिल्कुल ना के बराबर थी। असली हमने देखा कि असली जो आपका नेतृत्व कर रहे थे वो सैनिक ही थे, सैनिक संगठन थे, वो कर रहे थे। ओके, तो एक अंग्रेज अधिकारी जॉन लॉरेंस ने यह कहा था कि यदि विद्रोहियों में कोई एक भी योग्य नेता होता तो हम सदा के लिए हार जाते। ठीक है, ये उनका कहना था। किनका कहना था? जॉन लॉरेंस का। और बिल्कुल सही बात है, अगर सही तरीके से नेतृत्व हो पाता तो हमें भी लगता है कि 1857 में ही हमारा देश अंग्रेजों के गुलाम से हट जाता। नेक्स्ट कारण देखते हैं। संगठन, अनुशासन, सामूहिक योजना, केंद्रीय नेतृत्व का अभाव नेताओं की गुटबंदी व आधुनिक हथियारों की कमी को समग्र रूप से असफलता का कारक माना जा सकता है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। इसमें देखिए, एक तो संगठन का अभाव था ही, क्योंकि किसी भी प्रकार का योजना बनाई नहीं गई थी तो संगठन कहाँ से बन पाता। अनुशासन तो बिल्कुल नहीं था। हमने देखा कि जैसे मान लीजिए ये एक छोटा सा क्षेत्र है जहाँ पर अंग्रेज लोग रहते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाही रहते हैं। यहाँ पर विद्रोहियों ने हमला किया, इस क्षेत्र को पूरा जीत लिया। जीतने के बाद हमने देखा कि यहाँ पर किस तरीके का योजना लागू किया जाए कि उन लोगों को फ़ायदा हो, विद्रोहियों को फ़ायदा हो और हमेशा के लिए उस क्षेत्र में वो अपना राज कर सके। इसका किसी भी प्रकार का योजना था नहीं, ठीक है, बिल्कुल नहीं था। और यहाँ पर क्या हो रहा था कि बाद में जब इन्हीं सैनिकों को, इन्हीं विद्रोहियों को जब खाने पीने का सामान नहीं मिलने लगा, रहने के लिए घर द्वार ढंग से नहीं मिलने लगे, तो आपसी झगड़ा ही होने लगा, ठीक है ना। खुद में ही लड़ने लगे लोग, क्योंकि यहाँ पर जो है एक अच्छे नेतृत्वकर्ता उनको मिला नहीं। आगे उसके बाद क्या करना है ये भी उसको पता नहीं था। ओके, तो अनुशासन की कमी तो बिल्कुल थी। सामूहिक योजना नहीं था, ये तो हमने देखा कि अलग अलग जगह में अलग अलग तारीखों में आंदोलन हुए। केंद्रीय नेतृत्व हमने देखा कि बहादुर शाह जफर को द्वितीय को दे के तो रखा था, बट वो उसके योग्य नहीं था, ठीक। और
ये भी हमने देखा कि जो गुटबंदी है वो आपसी में होता रहता था। बहुत सारे राजा जो है अंग्रेजों का साथ दे रहे थे, बहुत सारे नहीं। जैसे हमने देखा कि सिंधिया जो है अंग्रेजों के साथ में था। 1857 की बात करें तो सिंधिया साम्राज्य जो है वो अंग्रेजों के साथ था। अगर सिंधिया साम्राज्य, देखिए उस टाइम लॉर्ड कैनिंग जो थे ना, हम लोगों के देश के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कैनिंग। तो लॉर्ड कैनिंग ने भी कहा था, क्या कहा था दोस्तों? लॉर्ड कैनिंग ने कहा था कि अगर सिंधिया जैसे राजा हमारा साथ नहीं देते तो हमें इंडिया छोड़ के भाग जाना पड़ता। ठीक है, ये लॉर्ड कैनिंग का ही वक्तव्य है, उन्हीं के द्वारा कहा गया ये कथन है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग देख लिए कि किन कारणों से हम असफल हो गए, है ना। 1857 की क्रांति में हम लोगों को सफलता क्यों नहीं मिली, ये हमने यहाँ पर प्रॉपर रीजंस देख लिए। आइए दोस्तों, फिर अब आगे चलते हैं हम लोग। अब देखने का कोशिश करते हैं कि ये विद्रोह तो हुआ, विद्रोह के कई सारे परिणाम भी हुए, तो इस विद्रोह का महत्व क्या रहा हमारे देश के लिए और ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए, क्या महत्व रहा। सबसे पहला पॉइंट मैंने लिखा है कि 1857 के विद्रोह की विफलता ने भारतीयों को यह आभास कराया कि विद्रोह में मात्र सैन्य बल के प्रयोग से सफलता नहीं पाई जा सकती, बल्कि सभी वर्गों का सहयोग, समर्थन और राष्ट्रभक्ति की भावना आवश्यक है। जिन कमियों के कारण से असफल हुए, उन्हीं कारणों को वो स्ट्रॉन्ग बनाना चाह रहे थे, और ये चीज़ समझ बिल्कुल भारतीयों को आ गया था। हम बाद में जब इनके 1857 के बाद की इतिहास को जब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, आपको दिखाई देगा कि समाज सुधार यहाँ पर स्टार्ट हो गया। धर्मावलंबी जो थे उन लोगों ने अपने विचारधारा को नई सिरे से प्रस्तुत करना शुरू कर दिया। हम कैसे स्ट्रांग बन सके, हमारा समाज जो विभक्त था कई सारे जाति में, वर्गों में, उन सभी को किस तरीके से एक डोर से बांध सकें, इसका प्रयास किया गया। ठीक है दोस्तों, तो ये बात जो है अब जो है भारतीयों को समझ में आने लगा। अब जो है भारत के जनता में राष्ट्र भावना जो है वो जागृत होना शुरू हुआ। इसके पहले बिल्कुल नहीं था, अलग अलग राजवाड़े थे, अलग अलग निजाम थे, अलग अलग बादशाह थे। ठीक है ना, एक रूपता बिल्कुल हमारे देश में नहीं थी, वो अब आना शुरू हो गया। दूसरा, इस विद्रोह से भारतीयों में विदेशी सत्ता के विरुद्ध एकता और राष्ट्रभक्ति के बीज पैदा किए थे, बिल्कुल किए थे। ठीक है, आगे के कारणों में हम लोग बिल्कुल देखेंगे इसको। और फिर इसमें हम लोग क्या देख सकते हैं कि विद्रोह के बाद भारत सरकार के ढांचे और नीतियों में महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए, जो कि आवश्यक था। ईस्ट इंडिया कंपनी ने ये तो देख लिया ना कि पूरे भारत में अगर लोग मिलजुल के हमारे ऊपर आक्रमण कर दे तो हम तो जी नहीं सकते, हम यहाँ पर रह नहीं सकते, व्यापार नहीं कर सकते हैं। तो उन लोगों ने क्या किया, जो सरकार का जो ढांचा था ना उस पर बिल्कुल पूरा परिवर्तन कर दिया। जो गवर्नर जनरल थे, है ना, जो ईस्ट इंडिया कंपनी का सर्वोच्च अधिकारी होता था, उसके संगठन में भी परिवर्तन लाया गया। फिर आप जो बाद में देखेंगे कि सैनिक जो थे ना उस टाइम भारतीय ज़्यादा थे, अंग्रेज लोग कम थे, लेकिन बाद में क्या देखोगे, सीधा उसका रेशियो बराबर कर दिया गया, या फिर अंग्रेज अधिकारी ज़्यादा रहते थे, अंग्रेज सैनिक ज़्यादा रहते थे और भारतीयों को कम रखा गया। ठीक है, क्योंकि मुख्य जो आप कारण देखे उसमें क्या देखे, सैनिक विद्रोह ही था एक तरीके का। ठीक है, तो भारतीयों को धीरे धीरे अपने देश के शासन में भाग लेने का अवसर भी मिलने लगा। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने देखा अगर भारतीयों को हम शासन व्यवस्था में शामिल नहीं करते हैं तो ये आंदोलन होते ही रहेगा, इसलिए हम थोड़ा थोड़ा उसको लालच देते रहेंगे और अपना काम निकालते रहेंगे। इस प्रक्रिया में वो आगे बढ़ा। अब देखते हैं कि विद्रोह का परिणाम क्या हुआ। ओके, हमने देखा असफल होने का कारण क्या थे, फिर हमने देखा कि महत्व इस आंदोलन का क्या रहा। अब हम लोग देखेंगे कि विद्रोह का परिणाम क्या रहा।
ठीक है। तो देखिए, स्वतंत्रता संग्राम की दृष्टि से भले ही यह विद्रोह असफल रहा हो, परंतु इसके दूरगामी परिणाम काफ़ी उपयोगी रहे। मुगल साम्राज्य का दरवाजा सदा के लिए बंद हो गया। आपको पता है, बहादुर शाह द्वितीय को कैद करके रंगून भेज दिया गया। उसके बाद उसकी मृत्यु वहीं पर हो जाते हैं और उनके परिवार को जो है फांसी लगा दिया जाता है। कहाँ पर? चांदनी चौक में। यानी कि एक तरीके से मुगल साम्राज्य को पूरा खत्म कर देता है। ओके, ये खत्म हो गया। दूसरा, ब्रिटिश क्राउन ने कंपनी से भारत पर शासन करने के सभी अधिकार वापस ले लिए। ब्रिटिश क्राउन यानी कि महारानी विक्टोरिया, आप समझ सकते हैं। तो महारानी विक्टोरिया का ही साम्राज्य था इंग्लैंड में, और उन्हीं के आदेशानुसार जो है ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे देश में व्यापार करने के लिए आए थे। तो अब इस ब्रिटिश क्राउन ने क्या किया, कंपनी का जो सत्ता था भारत में, कंपनी का जो अधिकार क्षेत्र था, है ना, भारत, उसको यहाँ से बिल्कुल हटा दिया गया। उसका जो शासन व्यवस्था है वो खत्म कर दिया गया। तो अब क्या आया? अब आएगा ब्रिटिश क्राउन शासन। अब डायरेक्टली जो है हमारे देश का शासन व्यवस्था जो है वहाँ के संसद में चला जाएगा, वहाँ के क्राउन के हाथों में चला जाएगा। ठीक है। तो कंपनी का शासन को खत्म करने के लिए क्या किया गया? देखिए, एक कानून बनाया गया। ठीक है, 1898 में एक कानून घोषित किया गया। उस कानून को हम लोग देखेंगे अभी। क्या हुआ कि 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद, ये नाम याद रखेंगे, ठीक है, इलाहाबाद में आयोजित दरबार में लॉर्ड कैनिंग ने महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा को पढ़ा। तो देखिए, ये एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है। ठीक है, इसमें ये पूछा गया था ऑब्जेक्टिव में कि लॉर्ड कैनिंग जो उस समय भारत के गवर्नर जनरल थे, कहाँ पर महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा को पढ़ा था? तो इलाहाबाद में पढ़ा था। ठीक है, उद्घोषणा में भारत में कंपनी का शासन समाप्त कर भारत के शासन को सीधे क्राउन के अधीन कर दिया गया। किसके अधीन कर दिया गया दोस्तों? क्राउन के अधीन कर दिया गया, यानी कि इंग्लैंड के महारानी के अधीन हमारा देश हो गया। आगे अब देखते हैं। उद्घोषणा में यह स्पष्ट किया गया कि भारतीय राज्यों के ब्रिटिश साम्राज्य में विलय करने के किसी भी विचार का परित्याग किया जाएगा। यानी कि अब कहा गया कि जो भी भारतीय राज्य, लॉर्ड डलहौजी बोल लीजिए, लॉर्ड वेलेस्ली बोल लीजिए, इन लोगों के जो नीतियां था उसमें क्या था कि भारतीय राज्यों को ईस्ट इंडिया कंपनी में शामिल करना है, विलय करना है। उस नीति को यहाँ पर क्या कर दिया गया? परित्याग कर दिया गया, यानी कि उसको हटा दिया गया। अब किसी भी भारतीय राज्यों को अपने में शामिल करने की कोशिश नहीं करी जाएगी। फलतः भारतीय नरेशों को गोद लेने का अधिकार वापस मिल गया। लॉर्ड डलहौजी का व्यक्तिगत सिद्धांत क्या कहता था? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स क्या कहता था कि अगर आपका उत्तराधिकारी नहीं है, अगर आपके किसी भी राजा का बेटा नहीं है तो गोद लेगा, और अगर लेगा तो वो उत्तराधिकारी बनेगा कि नहीं बनेगा, इसका पूरा अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी के पास था। वही अगर चाहता तो राजा बनाता, अगर नहीं चाहता तो राजा नहीं बनाता। तो अब क्या है, जब ये क्राउन के हाथों में चला गया हमारे देश का शासन व्यवस्था, तो अब जो है यहाँ के राजाओं को ये अधिकार फिर से प्राप्त हो गया, गोद ले सकते थे। नेक्स्ट इसके परिणाम को अगर देखें तो क्या लिखा हुआ है कि 1858 के अधिनियम के द्वारा भारत राज्य सचिव के पद का प्रावधान किया गया तथा उसकी सहायता के लिए 15 सदस्यीय इंडिया काउंसिल यानी कि मंत्रणा समिति की स्थापना की गई। इन सदस्यों में 8 की नियुक्ति ब्रिटिश सरकार द्वारा तथा 7 की नियुक्ति कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा किया जाना सुनिश्चित किया गया। यानी कि अब जो आपका भारत का शासन है वो किस तरीके से कंट्रोल किया जा रहा है? एक बना दिया जा रहा है आपका
सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, भारत का सचिव। और ये सेक्रेटरी जो है कहाँ बैठता है, सेक्रेटरी ऑफ इंडिया जो बैठता है वो ब्रिटिश संसद में बैठता है। और भारत में क्या है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स है। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं कि सेक्रेटरी यानी कि भारत का सचिव का जो पद है वो बनाया गया। ये क्या करता था, ये पूरा पूरा इधर का व्यवस्था को देखता था, भारत में किस तरीके का शासन व्यवस्था चल रही है उसको वो देखता था और उन चीज़ों को ब्रिटिश संसद में पेश करता था। ठीक है, ये काम हो गया सचिव का। अब इस सचिव का जो पद है उसमें टोटल कितने सदस्य रखे गए, 15 सदस्य रखे गए। ठीक है, और इन सदस्यों में 8 की नियुक्ति ब्रिटिश सरकार द्वारा कर दी जाती थी और 7 की नियुक्ति जो है कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो होता है, जो इंडिया में होता था, है ना, उनके सदस्यों में से की जाती थी। ये 1858 के अधिनियम के तहत कर दिया गया। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा, हम देखेंगे कि 1858 का इस अधिनियम के द्वारा, भारत शासन अधिनियम के द्वारा जो गवर्नर जनरल का पद था, जो गवर्नर जनरल का जो पद था उसको हमने देखा कि चेंज करके वायसराय नाम लिख दिया गया। ये जो पद है उसको वायसराय पद दे दिया गया। और हमने देखा था कि अगर पूछा जाए कि अंतिम गवर्नर जनरल भारत का कौन हुआ और या फिर प्रथम वायसराय कौन हुआ, तो दोनों में ही आंसर क्या होना है, लॉर्ड कैनिंग होगा। ठीक है, ये भी हम लोगों ने देख लिया था। ठीक है, आगे देखते हैं क्या लिखे हुए हैं कि भारत सचिव ब्रिटिश कैबिनेट का सदस्य होता था। मैंने कहा ना, ब्रिटिश संसद का सदस्य होता था और इस प्रकार संसद के प्रति उत्तरदायी होता था। यानी कि यहाँ भारत, इंग्लैंड है यहाँ, भारत है यहाँ, और यहाँ का जो शासन है वो 7 समंदर पार जो है इंग्लैंड में चल रहा है। वहाँ के संसद हमारे देश में किस तरीके का कानून लागू होना चाहिए वो बना रहा है। सोचिए, समझ गया ना। तो इस तरीके से हम लोग क्या देख रहे हैं कि पूरा पूरा जो है अब ब्रिटिश क्राउन भारत का शासन को अपने अंतर्गत ले लेता है। अठारह के अधिनियम के तहत भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय कहा जाने लगा। ये मैंने अभी थोड़ा देर पहले बताया। इस तरह लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम वायसराय बन गए। ब्रिटिश शासन के साम्राज्य विस्तार पर रोक, है ना, अब साम्राज्य का विस्तार नहीं किया जाएगा, ये तो पहले ही हमने बताया। धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करी जाएगी। सबके लिए एक समान कानूनी सुरक्षा उपलब्ध कराना, भारतीयों के प्राचीन अधिकारों की रक्षा व रीति रिवाजों के प्रति सम्मान के वायदे भारत सरकार अधिनियम 1858 के तहत किए गए। हमने देखा ना कि एक से एक कानून लाया जा रहा था। भारत के जो पुराने रीति रिवाज थे और जो अंग्रेजों को पसंद नहीं थे या फिर कुछ शिक्षित वर्गों को पसंद नहीं थे, उसके लिए अलग अलग कानून बनाया जा रहा था। उनमें एक सती प्रथा भी थी, उसमें एक विधवा पुनर्विवाह कानून भी था। इन सब कानूनों ने क्या किया था, समाज के एक वर्ग को जरूर ही ग्लानि महसूस कराया था, है ना, उसको कमज़ोर व्यक्त किया था। ठीक है, लेकिन अब कहा गया कि ये सब काम ब्रिटिश सरकार नहीं करेगी भारत में। ओके, नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों क्या हुआ। अंग्रेजों की सेना का पुनर्गठन कर दिया गया। देखिए, ये तो सबसे ज़्यादा जरूरी था पुनर्गठन करना, क्योंकि ये पूरा 1857 की क्रांति को देखा जाए तो सैनिक विद्रोह ही था। सैनिकों ने ही प्रथम विद्रोह किया था और सभी लोगों को एकजुट कराया था। तो सेना का जो पुनर्गठन था वो पूरा पूरा कर दिया गया। इसमें क्या ध्यान रखा गया कि भविष्य में ऐसी घटनाओं से बचा जा सके। ठीक है, तो हमने देखा था तोफ खान जो होता था वहाँ पर भी भारत का कुछ व्यक्ति होते थे, सूबेदार बन के रहते थे। ठीक है ना,
तो अब क्या कर दिया गया कि तोप खानों में पूरा पूरा जो है यूरोपीय सैनिक ही रहेगा, वहाँ पर भारत के या फिर भारतीय जो है सैनिक पद में नहीं रहेंगे। भारतीय सैनिकों की संरचना एवं अनुपात में भी बदलाव कर दिए गए, पूरा पूरा 1:2 कर दिया गया। ठीक है, पहले काफ़ी ज़्यादा संख्या होती थी भारतीयों का, है ना। इसमें आप समझ लीजिए कि अभी जैसे 10 और 20 का रेशियो है, उस टाइम 10 और 50 का रेशियो होता था। तो इतना ज़्यादा सैनिक भारतीय जब होते थे तो क्या होता था, कंट्रोल आराम से कर लेता था और विद्रोह भी कर सकता था। ठीक है, लेकिन अब जब कम कर दिया गया तो ये विद्रोह संभव नहीं था। अब आगे देखते हैं दोस्तों क्या है कि हमारे देश में राजाओं को गोद लेने की प्रथा की स्वीकृति मिल गई। ये मैंने पहले भी बताया। एक नई विचारधारा और समाज सुधार ने जन्म लिया और देशवासियों में धीरे धीरे देशभक्ति की भावना जागृत हो गई। ओके, ये रहा 1857 की क्रांति का पूरा पूरा विवरण। अब 1857 की क्रांति से कोई भी प्रश्न पूछे जाएंगे तो मेरे ख्याल में आप उसका आंसर बहुत अच्छे से कर पाएंगे। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पर प्रीवियस ईयर्स के कुछ क्वेश्चन है आईएएस के, और मैं चाहता हूँ कि आप इन क्वेश्चनों को प्रैक्टिस करें। जैसे पहला क्वेश्चन है ये, और आईएएस 2022 का क्वेश्चन है, बहुत पुराना नहीं है। अधिकांश भारतीय सिपाहियों वाली ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना क्यों तत्कालीन भारतीय शासकों की संख्या बल में अधिक और बेहतर सुसज्जित सेना से लगातार जीतती रही, कारण बताएं। ठीक है, तो यानी कि आपको ये बताना है कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो क्यों सफल हो पाई। तो आप यहाँ पर सारा विवरण करेंगे कि किस तरीके से हम देखते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी के पास आधुनिक हथियार थे, उनके पास सुनियोजित ढंग से काम करने की क्षमता थी। ठीक है, फिर आप उसके अन्य कारणों को भी ध्यान से देख के लिखेंगे। ठीक है, कि ईस्ट इंडिया कंपनी में नेतृत्व क्षमता भी थी। ठीक है, तो इन सभी कारणों को आप लिखते हुए जाएंगे और ये आप एक्सप्लेन करेंगे कि किस तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी जो है भारतीय शासकों की संख्या बल में अधिक होने के बावजूद भी बहुत अच्छे तरीके से वो जीत गए। फिर देखिए सेकंड क्वेश्चन है कि 1857 का विप्लव ब्रिटिश शासन के पूर्ववर्ती 100 वर्षों में बार बार घटित छोटे एवं बड़े स्थानीय विद्रोहों का चरमोत्कर्ष था, सुस्पष्ट कीजिए। देखिए इस चीज़ को मैंने 1857 की क्रांति का दूसरा जो क्लास था उसमें स्पष्ट किया था। ठीक है, कि किस तरीके से 100 वर्षों का इतिहास अगर हम लोग टटोलेंगे, मतलब आप 1757 का प्लासी की लड़ाई से विवरण करेंगे और आप 1857 तक जाएंगे, उसमें कई सारे विद्रोह को आप लिखेंगे और बताएंगे कि किस तरीके से यहाँ पर जनता में आक्रोश बढ़ता गया और सैनिक विद्रोह बीच बीच में बहुत सारे हुए, उनका भी विवरण थोड़ा थोड़ा दे दीजिए तो आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, फिर ये देखिए 2019 का है। यह स्पष्ट कीजिए कि 1857 का विप्लव किस प्रकार औपनिवेशिक भारत के प्रति ब्रिटिश नीतियों के विकास क्रम में एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक मोड़ है। बिल्कुल था ना। 1856 1848 ले लीजिए, 1848 में कौन आ जाता है, लॉर्ड डलहौजी आ जाता है और इनका नीति क्या है, व्यापकगत सिद्धांत, है ना, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। इसने क्या किया, भारतीय राजवाड़ों को तो और ज़्यादा आक्रोशित कर दिया। ठीक है, उसके बाद बहुत सारे हमने देखा था तात्कालिक कारण में क्या था, जो आपका इनफील्ड राइफल था उसके बारे में आप लिखेंगे। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को आप लिखेंगे तो आपको आंसर यहाँ पर आराम से आप आंसर कर पाएंगे। ठीक है, फिर आप क्वेश्चन नंबर 4 देख सकते हैं। 1858 के उपरांत भारत में कौन से प्रशासनिक परिवर्तन लागू किए गए, मतलब आप 1858 के भारत शासन अधिनियम के बारे में पूरा पूरा लिखेंगे। यही चीज़ आपको लिखना है। ठीक है, इन परिवर्तनों के क्या उद्देश्य थे ये भी आपको लिखना है, 2001 में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्या आप जानते हैं कि 1857 ईस्वी का विद्रोह राष्ट्र प्रकृति का था, यदि नहीं तो उसका स्वरूप बताएं। तो ये मेरा पहला ही क्लास था, स्वरूप। ठीक है, तो इस स्वरूप में आप
जाएंगे देखेंगे कई सारे जो इतिहासकार हैं उसमें आप बांट के लिखेंगे कि यूरोपीय इतिहासकार जो थे उनका क्या कहना था, जो भारतीय इतिहासकार है उनका क्या कहना है, और उस टाइम जो दस्तावेज थे किस तरीके से थे, भारतीयों के पास नहीं था और केवल अंग्रेजों के पास था। तो ये सारी चीज़ों को आप लिख देंगे तो आपका ये आंसर हो जाएगा, और मेरे ख्याल में ये 20 नंबर के क्वेश्चन होंगे, आराम से आपको मैक्सिमम मार्क्स मिल सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से 1857 की क्रांति जो है आधुनिक भारत के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट्स टॉपिक्स में से एक है। तो आप कोशिश करेंगे कि इसका सारा वीडियो आप एक एक करके देख लें, लेक्चर्स को एक एक करके देखें, तो आपको क्या है आंसर राइटिंग करने में बहुत आसानी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो देखिए यहाँ पर अब स्टडी फॉर गोल्स जो है तरह तरह के प्रोग्राम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं, कई सारे स्टडी सीरीज शुरू किए हैं। उसमें से आप देखेंगे कि अगर झारखंड है ना, झारखंड समान ज्ञान का अगर आपका प्रैक्टिस करना है, आपको क्वेश्चंस का अभ्यास करना है, तो यहाँ पर आप जाके 149 रुपीज़ में कोर्स खरीद सकते हैं और 7500 प्लस क्वेश्चंस का आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। जेएसएससी सीजीएल 2023 आप जानते हैं एक बार कैंसिल हो चुका है और अब ये जुलाई या अगस्त में होने वाला है। तो यहाँ पर भी अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं इसके लिए तो 349 रुपीज़ में आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। यहाँ पर पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3 सभी के देखिए मॉक टेस्ट अवेलेबल हैं। पेपर 1 से 15 मॉक टेस्ट है, पेपर 2 से 50 है और पेपर 3 से भी 50 मॉक टेस्ट अवेलेबल है। झारखंड कांस्टेबल की तैयारी करना चाहते हैं तो यहाँ पर पेपर 2 से रिलेटेड आपको 2023-24 का है ना 499 रुपीज़ में कंप्लीट कोर्स मिल जाएगा। दोस्तों आप जेपीएससी सीडीपीओ का पीटी का तैयारी कर रहे हैं जो कि संभावित तिथि उसका 10 जून को है, तो यहाँ पर आपको 30 फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिल जाएगा। 15 मॉक टेस्ट पेपर 1 से और 15 मॉक टेस्ट जो है पेपर 2 से मिल जाएगा। दोस्तों यहाँ पर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं और संडे को जो है आपको जेपीएससी सीडीपीओ का टेस्ट जो है फ्री में मिल रहा है, तो आप वहाँ पर भी टेस्ट जाके दे सकते हैं और अपने तैयारियों को जांच सकते हैं। और दोस्तों अगर आप स्टडी फॉर गोल्स के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं तो यहाँ पर देखिए आपको बहुत सारे सब्सक्राइबर मिल जाएंगे। 15,000 प्लस सब्सक्राइबर यहाँ पर है। आपको अगर खोटा का केवल तैयारी करना है तो इसके लिए भी अलग से रंजित सर का एक खोटा टेलीग्राम चैनल ही बना के रखा गया है ताकि खोटा पढ़ने वाले को सुविधा हो सके, और उसका लिंक यहाँ पर है। और वैसे भी आपको सारे लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में नीचे मिल जाएगा। दोस्तों अगर आपको हम लोगों का वीडियो और ये मेरे द्वारा इतिहास का क्लास पसंद आ रहा है तो प्लीज़ आप इसको सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हमारा लेक्चर्स ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक पहुंच सके। ठीक है दोस्तों, इससे क्या होगा अगर आप लाइक करते हैं तो हमारा जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो हाई होता चला जाएगा और हम आप लोगों के लिए और मेहनत कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, अगर आप हमारा स्टडी फॉर गोल्स ऐप को डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपको ऐप सेंटर में मिल जाएगा, आप वहां से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आप सभी हमारे स्टडी फॉर गोल्स चैनल के साथ जुड़े रहिए और मेरा अगला लेक्चर्स जो होगा उसमें हम लोग देखेंगे समाज सुधार हमारे देश में किस तरीके से उसकी शुरुआत करी गई और किन किन लोगों ने की है ना। उसमें हम बहुत सारे व्यवस्था को देखेंगे, जैसे ब्रह्म समाज को देखेंगे और उसके बाद आप थियोसॉफिकल सोसाइटी को देखेंगे, आर्य समाज को देखेंगे। ठीक है, और ये एक महत्वपूर्ण टॉपिक होगा दोस्तों जेपीएससी मेंस के लिए। ठीक है, जेपीएससी मेंस के लिए मेरे ख्याल में मेरा आने वाला जो नेक्स्ट लेक्चर है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा और वहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इतना ही आज का क्लास रहेगा। जय जोहार, जय झारखंड, जय हिंद।